आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। अलिफ लैला नाई के छठे भाई कबाब की कहानी। पांचवें भाई की कहानी पूरे करने के बाद नाई कहता है कि अब मैं आपको अपने छठे भाई कबाब की कहानी सुनाऊंगा। कहानी ही पूरे करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नाई कहता है, मेरे छठे भाई का नाम कबाब था और वो बिल्कुल खरगोश के जैसे ही चलता था। उसके होठ भी खरगोश के जैसे ही थे। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो बंटवारे में कबक को उसके हिस्से के पैसे मिल गए, जिन्हें लेकर उसने व्यापार किया और मुनाफा भी कमाया। लेकिन बुरी किस्मत के कारण कुछ ही समय में उससे बहुत नुकसान हुआ और वह भिखारी बन गया। भिखारी बनने के बाद उसने अपना दिमाग लगाया और वहाँ पैसे वालों के यहाँ जाने लगा, जहाँ वहाँ उनके नौकरों को कुछ पैसे देकर उन्हें अपनी तरफ कर लेते। नौकर उसे अपने मालिक से मिलवाते और उसके लाचार और गरीब बताकर भीख में पैसे दिलवाते थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही एक शहर से दूसरे शहर घूमते हुए मेरे भाई एक दिन बरगद भगवान के सामने पहुंच गया। वहां जाकर उसने काम कर रहे एक नौकर से पूछा कि भाई, यहाँ भया भगवान किसका है? नौकर ने कहा कि लगता है कि तुम बाहरी व्यक्ति हो जिसे हमारे मालिक के बारे में नहीं पता। मेरे मालिक ब्रह्मकी बहुत महान इंसान है और जो भी उसके पास जाता है वह मालामाल हो जाता है। नौकर की बात सुनकर कबाब की आंखों में चमक आ जाती और वहां नौकर से मिलकर के पास ले जाने का निवेदन करता है। नौकर कबाब को भगवान के अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही भगवान की सुंदरता देख मेरे भाई की आंखें खुली रह जाती है। उसने वहां संगमरमर का फर्श देखा, पर्दे और कई खूबसूरत नजारे देखे। वो दोनों एक बरामदे में पहुंचे, जहां से मेरा भाई को सोने की गद्दी पर बैठ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिए। मेरे भाई समझ गया कि यहाँ बरमकी है। मेरे भाई ने बरमकी को सलाम किया। मेरे भाई को सलाम करते देखकर बरमकी ने कहा कि कहो अजनबी, तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? मेरे भाई ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और आप जैसे दयालु इंसान से कुछ मांगना चाहता हूँ। बरमकी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बगदाद में कोई निधि भी है। बरमकी ने कहा कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा दाना दूंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे। इसके बाद कबाब ने कहा कि मालिक, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाना भी नहीं खाया है। आपकी कृपा हो तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बरमकी ने कहा कि मैं अभी हाथ धो लो, लेकिन कबाब को कोई दिखाई नहीं दिया। मेरे भाई ने भी बरमकी की तरह झूठ मूठ हाथ धो लिए। इसके बाद बरमकी ने कहा कि लो, भोजन भी आ गया, लेकिन कबाब को कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद बरमकी ठीक से बैठा और अपना हाथ अपने मुंह तक ऐसे ले गया जैसे वहां कोई निवाला खा रहा हो और वहां चबाने का नाटक करने लगा। उसने मेरे भाई की ओर देखा और कहा कि मित्र, क्या देख रहे हो? तुम भी खाओ। कबाब, जो सच में भूखा था, वह इस दावत को देखकर हैरान रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। तभी बरमकी ने कहा कि क्या हुआ भाई, तुम खा क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम्हें सिरमल और कबाब अच्छे नहीं लगते? मेरे भाई ने बरमकी की बात सुनी और उसने भी झूठ मूठ खाने का नाटक शुरू कर दिया। अपने झूठ मूठ खाने की तारीफ करते हुए उसने कबाब से पूछा कि मेरे भाई, सच बताना, क्या तुमने कभी इतना स्वादिष्ट खाना खाया है? ये लो, बतख और मुर्गे का स्वादिष्ट मांस चखो। और हाँ, यहाँ बकरी का भुना गोश्त खाना मत भूलना। बकरी ने एक एक करके सब कुछ झूठा मूठा खाया और कबाब को अपने हाथों से भी खिलाया।
कुछ देर के बाद कबाब भी झूठ मूठ खाने की तारीफ करने लगा और कहने लगा कि मालिक, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। मेरे तो आज पेट और मन दोनों भर गया। इसके बाद बरमक्खी ने अपने झूठ मूठ के नौकरों को बुलाया और कहा कि ये सब बर्तन यहाँ से ले जाओ और शराब लेकर आओ। कुछ देर बाद बरमक्खी ने कबाब से कहा कि लो भाई, ये शराब तो चखो और बताओ कि क्या स्वाद है इसका। इस बात पर कबाब ने कहा कि मालिक, मेरे यहाँ तो शराब हैं और ना ही पिलाते हैं। लेकिन बरमक्खी ने बहुत जोर देकर कहा और झूठ मूठ की शराब कबाब को पिला दी। इसके बाद कबाब ने कहा कि मैंने तो सुना था कि शराब में नशा होता है, लेकिन इसके पीने के बाद मुझे कोई नशा नहीं हुआ। तब बरमक्खी ने कहा कि रुको, मैं तुम्हें तेज नशे वाली शराब देता हूँ, उसे पीकर बता। इसके बाद बरमक्खी ने झूठ मूठ का गिलास कबाब की ओर बढ़ाया और कहा कि इस पियो। कबाब ने झूठ मूठ की शराब पी ली और ऐसा नाटक करने लगा जैसे उसे सच में नशा चढ़ गया हो। उसे उठाकर बरमक्खी को पीटना शुरू कर दिया। बरमक्खी ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तब कबाब ने कहा कि मालिक, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे यहाँ कोई भी शराब नहीं पीता है, ये उसके नशे का ही असर है। बरमक्खी ने जैसे ही कबाब के मुंह से ऐसा सुना, वह हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे तुम्हारे जैसे ही इंसान की तलाश थी। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रहो तो। अभी तक तो हमने झूठ मूठ का खाना खाया है, पर अब मैं तुम्हें सच की दावत दूंगा। इतना बोलकर उसने अपने नौकरों को आदेश दिया। इस बार सच में नौकर आए और साथ में स्वादिष्ट भोजन भी लेकर आए। इसके बाद बरमक्खी और कबाब दोनों ने मिलकर स्वाद भोजन खाया और बाद में शराब का स्वाद भी चखा। इसके साथ ही कुछ नाचने वाले और गाने बजाने वाले भी आए, जिन्होंने दोनों का मनोरंजन किया। इस बार मेरा भाई बहुत खुश हुआ। बरमक्खी ने उसे हर प्रकार से बुद्धिमान और कुशल पाया। उसने कबाब को बेशकीमती कपड़े पहनने के लिए दिए और उसे अपने भगवान का प्रबंधक बना लिया। कबाब वहीं रहने लगा, लेकिन बुरी किस्मत ने ये भी उसका साथ नहीं छोड़ा और बरमक्खी की मौत हो गई। बरमक्खी ने मरने के बाद खलीफा ने उसकी पूरी दौलत पर कब्जा कर लिया और कबाब बची हुई संपत्ति को लेकर वहां से विदेश के लिए रवाना हो गया। उसने सोचा था कि वहां इस धन से व्यापार करके और खूब धन कमाएगा, लेकिन रास्ते में ही उसे लुटेरे ने लूट लिया और कबाब को गुलाम बना लिया। लुटेरों ने कबाब को एक जंगली आदमी के हाथ बेच दिया। वह जंगली आदमी कबाब को बहुत मारता पीटता था। उसने कबाब को घर में ही मेहनत के कामों में लगा दिया। जब भी वहाँ जंगली आदमी कुछ लूटने के लिया जाता था तो वह अपने घर की हिफाजत के लिए कबाब को छोड़ा जाता था। कबाब घर के साथ ही उसकी खूबसूरत पत्नी की भी हिफाजत करता था। जंगली आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी मेरे भाई कबाब से मीठी मीठी बातें करती थी। कबाब को पता चल गया था कि जंगली आदमी की पत्नी उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन अपने जंगली मालिक के डर के कारण वह उससे कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन जंगली आदमी की पत्नी ने कबाब के साथ छेड़खानी कर दी। जंगली आदमी को लगा कि ये कबाब की हरकत है। तब उसने गुस्से में आकर कबाब को ऊँट से बांध दिया और उस पहाड़ के ऊपर मरने के लिए छोड़ आए। 2 दिन बाद पहाड़ से कुछ लोग बगदाद की ओर आते हुए देखे, जिन्होंने कबाब को
देखा और उसकी हालत के बारे में मुझे बताया। तब मैं वहाँ जाकर अपने भाई को अपने साथ लेकर आ गया। नाई ने कहा, मेरे भाइयों की कहानी सुनकर खलीफा को बहुत हंसी आई। खलीफा ने मुझे बहुत सा इनाम देकर बगदाद से निकाल जाने को कहा। मैं बगदाद छोड़कर चला गया, लेकिन एक दिन मैंने खलीफा की मौत की खबर सुनी। इसके बाद मैं वापस बगदाद आ गया, लेकिन तब तक मेरे सभी भाई भी मर गए थे। इसके बाद नाई ने कहा कि भाइयों के मरने के बाद मैंने लंगड़े और उसके पिता की सेवा की। इतनी सेवा करने के बाद भी ये मुझसे घर्षण करते रहे। इस बात का मुझे बहुत दुख है। इसके बाद भी इनको खोजता हुआ मैं काशगर आ गया। नाई की कहानी सुनने के बाद दर्जी ने काशगर के राजा से कहा कि नाई की कहानी के बाद हम लोगों ने भोजन किया और मैं अपनी दुकान आ गया। शाम को जब मैं अपने घर वापस जाने लगा तो देखा कि ये कुबड़ा नशे की हालत में दुकान के सामने बैठा है और कुछ गाना बजा रहा है। उस पर दया करके मैं उसे अपने घर लेकर आया। मेरी पत्नी ने भोजन में मछली परोसी। हम सभी भोजन करने लगे। जब कुबड़े की मछली खाना शुरू किया तो बिना कांटे निकाले ही खाने लगा। मछली का एक बड़ा कांटा कुबड़े के गले में फंस गया। मैंने कांटा निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक कुबड़े की मौत हो चुकी थी। इसके बाद मैं चुपचाप उसकी लाश हकीम के दरवाजे से टिकाकर भाग गया। इतना कहकर दर्जी ने कहा कि महाराज, इसके बाद की सारी बात आपको मालूम ही है कि हकीम ने उसे मारा समझा और व्यापारी की गोदाम में फेंक दिया, जहां पर व्यापारी से उसे चोर समझ और उसकी पिटाई कर दी। उसने समझा कि शायद मेरे मरने की वजह से इसकी मौत हो गई है, तो उसने कुबड़े को एक दुकान से टिकाकर खड़ा कर दिया। महाराज, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। इसके बाद जैसा आपका हुक्म हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने दर्जी की बात सुन कर अपना आदेश दिया कि तीनों लोग बेकसूर हैं, लेकिन उन्हें तब छोड़ा जाए जब नाई यहाँ आएगा। इसके बाद बादशाह ने आज्ञा दी थी कि नाई, जो कि इसी शहर में है, उसे दरबार में लाया जाए और उसके आने के बाद कुबड़े की लाश का अंतिम संस्कार कर तीनों को छोड़ दिया गया। आदेश पाते ही नौकर कुछ देर में नाई को दरबार में लेकर आया गया, जो कि लगभग 90 साल का था। इसकी बर्फा जैसी सफ़ेद बड़ी दाढ़ी, मूछें और लटकने हुए कान को देखकर राजा को हंसी आ गई। राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारी कहानियों की बहुत तारीफ सुनी है। मेरी इच्छा है कि कुछ कहानी में मैं भी तुम्हारे मुंह से सुनूं। राजा की बात सुनकर नाई ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि राजा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपका आदेश हो तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? राजा ने कहा, हाँ। सिर हिलाया। तब नाई ने कहा कि महाराज, यहाँ दर्जी, हकीम और इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं और यहाँ कुबड़े ऐसे क्यों सो रहा है? राजा ने कहा कि तुम्हें इतना बातों से क्या लेना देना? नाई ने कहा कि महाराज, मैं कुछ सुनाऊंगा तो कुछ सुनना भी चाहता हूँ। राजा एक फिर नाई की बात सुनकर हंसने लगे और उसने दर्जी, हकीम और कुबड़े के बारे में सारी बात बता दी। इसके बाद नाई ने कहा कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कुबड़े को देखना चाहता हूँ। राजा ने नाई को आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलने पर नाई कुबड़े के पास जाता है और उसके शरीर को एक हकीम के जैसे जांचने लगता है। जांच करते हुए अचानक से वह जोर से हंसने लगता है और ये भूल जाता है कि उसके सामने राजा बैठे हुए हैं। सभी को लगता है कि बुढ़ापे के कारण शायद ये पागल हो गया है, जो राजा के सामने हंसते ही जा रहा है।
तभी राजा ने नाई से पूछा कि आखिर आपके इस प्रकार हंसने का कारण क्या है। नाई हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि महाराज, ये कुबड़ा मरा नहीं है। आप कहते हो तो ये साबित कर सकता हूँ। तब राजा ने एक फिर नाई को आज्ञा दे दी। नाई ने अपने झोले में से एक तेल की बोतल निकाली और कुबड़े के हाथ पर और गले पर लगाकर मलने लगा। फिर एक छोटा सा चिमटा कुबड़े के मुंह में डालकर मछली के कांटे को निकाल देता है। थोड़ी देर बाद कुबड़े ने अपने हाथ और पैर हिलाए और जोर से सांस लेते हुए उठकर बैठ गया। दरबार में बैठे हुए हर कोई चौंक गया। राजा ने खुश होकर आदेश दिया कि सभी कहानियों को लिखकर सही पुस्तकालय में संभालकर रखा जाए। साथ ही दर्जी, हकीम और व्यापारी को इनाम देकर विदा किया जाए। साथ ही ये भी आज्ञा दी गई नाई को मासिक वेतन पर दरबार में कहानी सुनाने के लिए रखा लिया जाए। प्रकार से शहदाज को मंत्री की बेटी थी। उसने पूरी कहानी कही और चुप हो गई। कहानी को सुनकर दुनियादाज बेहद खुश हुई और उसने कहा कि ये कहानी तो बहुत ही रोमांचक थी। मुझे लगा कि कुबड़ा मर गया होगा, लेकिन नाई की बुद्धिमानी ने उसे बचा लिया। इसके साथ ही हिंदुस्तानी के राजा शहंशाह ने कहा कि मैं भी इस कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। खासकर लंगड़े और नाई की कहानी को सुनकर शहराज ने कहा कि यदि महाराज की आज्ञा हो और मुझे मृत्युदंड ना दे तो मुझे भी बाका ने बेटे अबुल हसन की और खिलाफा हारून रशीद की प्रेमिका शमसुन्निहर की कहानी सुनना चाहूँगी, जो इस कहानी से भी ज़्यादा मनोरंजक है। उस कहानी को सुनने की इच्छा की वजह से महाराज ने उस दिन की शहजादा को नहीं मरवाया। वहाँ पूरे दिन दरबार में बैठा हुआ राज्य के काम को लगा रहा और जैसे ही रात हुई वह आकर शहरदाराज के साथ ही सो गया। अगली सुबह दुनियादाज ने शहजादा को जगाया और कहा कि जिस कहानी के बारे में तुमने कल कहा था, अब वह कहानी सुनाओ। इसके साथ ही शहजादा की नींद भी खुल गई और वह भी कहानी सुनाने के लिए उत्सुक हो गया। इसके बाद शहजादा ने अपनी कहानी शुरू की। शहजादा की कहानी की इस प्रकार ज़्यादा खास थी। इस जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।